हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसआई एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में और या फिर इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को अपने एग्जाम में काफ़ी परेशानी झेलने को मिलती है। ये हम लोगों ने पिछले 3-4 साल में ऑब्जर्व किया है। और ख़ास तौर से जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसमें HTML CSS भी आते हैं। बट आज केवल हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे और जावास्क्रिप्ट के भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर ये टॉपिक और या ये वीडियो आपने देखा तो आप एग्जाम के अंदर 2 से 3 सवाल आपके जावास्क्रिप्ट के कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे सॉल्व ना हो पाए। तो हम लोग आपके सामने जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा है कंट्रोल स्टेटमेंट। इससे पहले मैंने पाइथन के और जावा के आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो अपलोड किए थे, तो उन वीडियो को भी जरूर देख लेना अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि वो सारे टॉपिक जो कि आपको लैंग्वेज से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन पर हम लोग धीरे धीरे वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए हुए चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरा जो आपको वीडियो का फेस दिख रहा होगा थोड़ा बड़ा, इसे मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं, जिससे आपको वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई परेशानी देखने को ना मिले। तो चलिए आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग आज कंट्रोल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट, सबसे पहले ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो देखो, कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे प्रोग्राम का एक प्रॉपर अपना फ्लो होता है, जिसके वजह से वो एक के बाद एक जो है एग्जीक्यूट होते जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें अपने इन कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग जो है इसका जो अपना यूजुअल पाथ होता है हमारे एग्जीक्यूशन का, प्रोग्राम का, जिनका स्टेटमेंट का, तो उसको हम लोग जो है थोड़ा जंप कर जाते हैं। अब ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में आती हैं, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें कंट्रोल स्टेटमेंट जो है कितने प्रकार के हमारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं या किसी भी लैंग्वेज में होते हैं। तो हमारे 3 तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या सा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट? और कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और ये जो कंडीशंस होती हैं, हम लोग जो हैं या तो इफ के द्वारा, इफ एल्स के द्वारा या एल्स इफ के द्वारा हम लोग जो है बनाते हैं। ठीक। दूसरा हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जिसे कहते हैं हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास इटरेशंस होते हैं, यानी एक के बाद एक जो है हम लोग कोई ऐसा टास्क रिपीट करते हैं जिसकी वजह से हमें अपने स्टेट मतलब हमें कोई पर्टिकुलर टास्क को दोबारा से बार बार लेके जाना आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है। अब आप 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करोगे अगर, तो आपको 10 टाइम्स आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब अगर 10 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे, अब ऐसा तो चलो मान लो एक प्रोग्राम के अंदर आपने कर दिया, बट अब आपको प्रोग्राम के अंदर उस वाले फ्लो को बार बार लेके आना पड़ता है। 10 बार लिखना पड़ रहा है, 100 बार, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखो। तो उसके लिए हम लोगों के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक तरीका होता है जिसे हम लोग शॉर्ट में इटरेशन कहते हैं। इटरेशंस के द्वारा हम लोग जो है अपना रिपीट टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से। तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसे कहते हैं जंप स्टेटमेंट। कैसे होते हैं ये जंप स्टेटमेंट? होते हैं जिसमें खास तौर से हमारा जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है फ्लो का, प्रोग्राम का, उससे हम लोग बचकर या तो हम लोग जो हैं वहां से एग्जिट कर जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के उस लूप से, या फिर हम लोग जो हैं दोबारा से रिपीट टास्क करते हैं। तो इसमें खास तौर से जंप स्टेटमेंट में हमारे पास 2 तरह के जंप स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। उसी तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट में हमारे पास 3 तरह के लूप हैं। एक तो फॉर लूप है, जो कि मैंने आपको पाइथन में बताया था। एक तो होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, और इसमें जावास्क्रिप्ट में एक और आपका लूप होता है जिससे हम कहते हैं डू वाइल लूप। ठीक। तो इनके बारे में हम लोग जो है आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं आपके साथ पूछूंगा, तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट
प्लीज़ आप यहाँ पर बने रहिएगा, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो है आपको IIT कोपा से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे डाल रहे हैं। और याद रखिएगा, ये जो यूट्यूब के ऊपर हम लोग वीडियो जो डाल रहे हैं, इसके अलावा हमारा खुद के कोर्स कंटेंट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है। बट खास तौर से कोर्स कंटेंट के बारे में बात कर लूँ कि इसके अंदर इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। कैसे, नाम से पता चल रहा है कि कंडीशनल दे रखी है। कंडीशन कैसा है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। जब भी हम लोग बात करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हम लोग कहते हैं कि अगर मैं ये करता तो ऐसा कर लेता, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं ये कर लेता। इसका मतलब ये है कि इफ समथिंग इज हैपनिंग, अगर ऐसा मेरे साथ हो रहा है, देन आई विल डू दिस। तो इसमें ही पता चल रहा है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कैसा स्टेटमेंट है? इफ स्टेटमेंट है। तो इफ स्टेटमेंट की मदद से हम लोग जो है सिंपल तरीके से अपना डिसीजन लेते हैं। तो एक सिंपल वे में अगर देखा जाए तो इफ स्टेटमेंट आपके कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर आपकी कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हमारे इफ के अंदर जो भी ब्लॉक में हम लोगों ने लिखा है उसे एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर कंडीशन फेल हो जाती है इफ की, तो हम लोग उसके क्या करते देते हैं? उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा ब्लॉक, अगर हमारी कंडीशंस ट्रू हो जाती है तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज इट इज स्किप्ड, हम उसे स्किप कर देते हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि इसको यूज कब करा जाता है। इसको यूज केवल इफ कंडीशन को केवल तभी यूज किया जाता है, या इफ स्टेटमेंट को केवल तभी यूज किया जाता है जब हमारे पास केवल एक कंडीशन होती है चेक करने के लिए। कैसी होती है? ओनली वन कंडीशन इज टू चेक्ड, देन इन दैट केस वी ऑलवेज यूज द इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, एग्जाम्पल भी देखेंगे, सिंटेक्स भी देख लेंगे। इफ में, अगर इफ में हम लोग पहले कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका ब्लॉक होता है, फिर उस ब्लॉक के अंदर जो भी हम लोग काम कराना चाहते हैं उस कोड के अंदर हम लोग जो है इसको लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो मैं पहले ही बता देता हूं आपको, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो जावास्क्रिप्ट में मॉडर्न टाइम में हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं लेट। क्या यूज करते हैं? लेट। आपने कहीं कहीं पर भी वेर भी देखा होगा। वेर जो होता है ना, ये ओल्ड टाइम में हम लोग यूज किया करते थे। ओल्ड मतलब आज से 5-10 साल पहले, इवन करंट में भी बहुत से लोग वेर यूज करते हैं। बट आप ये मानिए, अगर हमें किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, इन दैट केस वी यूज द लेट। ओके, नाउ एक वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया एज, जिसको हम लोगों ने एक टर्म ली 18। if age is greater than equal to 18, if age is greater than and equal to 18, then it print you can vote। तो यहां पर मैं केवल एक ही कंडीशन चेक कर रहा हूं कि आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है। एक ही कंडीशन है। ठीक है, अब 18 साल से कम क्या होगी? तो अगर 18 साल से कम है तो क्या? कुछ नहीं, हम यहां पे उसे चेक कर ही नहीं रहे, है ना। तो इस केस में अगर हमें केवल एक ही कंडीशन को चेक करना है तो हम लोग जो है इफ कंडीशन का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? डन हो गया ना। तो अब आपके सामने ये बात आती है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए भी हम आते हैं। तो उस केस में हम लोग जो है इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग तभी यूज करते हैं खास तौर से जब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं या दो पॉसिबल आउटकम होते हैं। या इसका मतलब यह है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो कोई बात ही नहीं है, हम लोग उस स्टेटमेंट को रन कर देंगे। बट अगर इफ की कंडीशन फेल हो जाती है, तो इफ के अंदर अगर कंडीशन फेल हो जाएगी तो भाई क्या? पहले वाले में तो हमने कुछ बताया नहीं आपको कि भाई अगर इफ कंडीशन फेल हो जाएगी तो क्या करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम है तो क्या करेगा? कोई ना कोई तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना उसको बताने के लिए। तो वो पॉसिबिलिटी हम लोग जो है एल्स स्टेटमेंट में लेके आते हैं। तो हम लोग जो है इफ एल्स स्टेटमेंट को तभी यूज करते हैं जब हमारे पास अगर ट्रू है तो उसके लिए एक एक्शन है, अगर वो फॉल्स है तो उसके लिए एक और एक्शन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास दो आउटकम है, उन दोनों आउटकम
आउटकम के करस्पॉन्डिंग हम लोग जो है कुछ अपना काम कराना चाहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो किसी बच्चे के मार्क्स 40 हैं मान लीजिए, ठीक है भाई, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर मेरे मार्क्स, किसी बच्चे के मार्क्स 40 हैं, हम लोग ये बताते हैं कि भाई 50 नंबर पे पास है और 50 नंबर से कम वाला बच्चा फेल है, तो उस केस में क्या होगा, वो बच्चा तो फेल हो जाएगा, है ना। पर हम लोग कंडीशन कैसे चेक करेंगे, हम लोग कंडीशन ये चेक करेंगे कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 50 या 50 से ऊपर हैं तो पास कर दो उसे, और अगर नहीं है तो ये नहीं वाली बात नहीं बोली हमने कि उसे उसकी कंडीशन चेक नहीं कर रहे। इस कंडीशन में जब हम लोग ट्रू होंगे केवल तभी इधर एंटर करेंगे, अदरवाइज हम अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो उसके सामने प्रिंट कर दो वो फेल है, वो फेल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा हैं, इट मींस ही इज पास्ड, ही पास्ड, है ना। इफ नो, इन दैट केस ही फेल। तो हम लोगों ने यहां पे दो आउटकम चेक किए, है ना। ऑल्दो कंडीशन केवल एक ही चेक करी हमने, कंडीशन एक देखो, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू होगा तो ये होगा, फॉल्स होगा तो ये होगा, ठीक, बस। बट अगर हमें दो कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन भी दो चेक करनी है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, तो उस केस में अगला हमारा स्टेटमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं एल्स इफ लैडर। लैडर क्यों कहते हैं, लैडर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग यहां पर कितने भी एल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, एल्स इफ वाला। अभी मैं आपको बताता हूं इसको। अगर आपके पास कंडीशन है, यानी आपके पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन है चेक करने की, इफ एल्स में भी कंडीशन मेरे एक ही थी, एक कंडीशन के करस्पॉन्डिंग दो आउटकम थे, बट अगर आपके पास दो कंडीशन है और आउटकम भले कितने भी हो वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पर कम से कम दो कंडीशन तो चेक करनी है, उस केस में हम लोग एल्स इफ यूज करते हैं। एल्स इफ लेटर की जगह पर मान लो एल्स इफ स्टेटमेंट, ये ले लो आप, ठीक है। तो खास तौर से ऐसा हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम होता है, एज की कैटेगरी होती है, मीनू सिलेक्शन होता है। और याद रखना, एल्स जो काम मैं एल्स इफ के साथ कर सकता हूं, देखो मैं पहले बता रहा हूं, जो काम मैं एल्स इफ के साथ कर सकता हूं वो एक और स्टेटमेंट होता है, बड़ा स्पेशल स्टेटमेंट होता है, उसे कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। वो काम मैं स्विच स्टेटमेंट के साथ भी कर सकता हूं। चलिए पहला एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 75 नंबर लिए किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, परसेंटेज ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं। इफ स्कोर इज इक्वल टू 75, अगर बच्चे का स्कोर 90 या 90 से ऊपर है तो उसको ए ग्रेड में डाल दो। अगर किसी बच्चे का नंबर 70 या 70 से ज़्यादा है, 70 या 70 से ज़्यादा है, याद रखना 90 के बीच में होगा, क्योंकि 90 से ऊपर होगा तो ए ग्रेड में आएगा, पर 70 और 90 के बीच में है तो ग्रेड बी आ जाएगा, और अगर उससे भी कम है तो हम लोग ग्रेड सी में रख सकते हैं उसको, ठीक। अब आपके नंबर कितने बच्चे के 75 है, तो कौन सी कंडीशन चेक हो जाएगी, तो यहाँ पर एंटर करेगा, पहली वाली फेल हो गई, दूसरी वाली ट्रू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमारा ग्रेड बी आ जाएगा, 75 पर ग्रेड बी आ जाएगा, क्लियर है। पर अगर मान लो हमारे 60 नंबर होते हैं, अगर किसी बच्चे के 60 नंबर होते, उस केस में क्या होता, मान लो यहाँ पे 75 की जगह पर 60 होता, तो क्या करते, अब 65 करते, 60 करते तो यहाँ पर फेल, यहाँ पर फेल, यहाँ पर भी फेल, ठीक है। अब इस फेल के बाद यहाँ पर एल्स वाले में, तो अगर यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, तो ये दूसरा जो एल्स है ये हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट है एक तरीके का, कि यानी अगर दोनों कंडीशन ऊपर की फेल हो जाएगी तो उसे अल्टीमेटली जो उसका आउटपुट है इस तीसरे वाले स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो हम लोग दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, पर हमारे पास जो आउटकम है वो तीन आउटकम है हमारे पास, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, उस केस में जो करेक्ट आंसर है आपका ग्रेड सी हो जाए, ठीक, क्लियर है। अब यहां पर तो हम लोगों ने बड़े ब्रीफ में मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बता दिया कि ये कंडीशन होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, बट याद रखना इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है जिससे हम लोग कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं
तो उन कंडीशंस को हम लोग स्विच स्टेटमेंट के माध्यम से क्या करते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर इसे तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास मीनू होता है, कोई हफ्ते होते हैं, कुछ महीने होते हैं, कुछ चॉइस होती हैं, इस तरीके की। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान रखो हम लोग इसे कब यूज़ करते हैं, कैसे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट डे इज इक्वल्स टू 2, डे की वैल्यू 2 है। स्विच के अंदर मैंने डे की वैल्यू पास कर दी, मैंने 2 नहीं लिखा, मैंने डे लिखा, क्योंकि हो सकता है ये डे 2 में जो है यूज़र से उसके इनपुट कराऊँ। जैसे यूज़र से मैं उसकी वैल्यू जो है इनपुट कराऊँ, तो उसको इसमें मुझे पहले से पता नहीं होगा कि डे की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हम लोग यूज़र से के माध्यम से भी वैल्यू को इनपुट कराते हैं। उस केस में डे की वैल्यू क्या है यहाँ पे पता नहीं, पर यहाँ पे तो मुझे पता है कि डे की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे तो मुझे पता है डे की वैल्यू 2 है। तो अगर ये केस आएगा, केस 1, तो केस 1 जो है बेटा आपकी वैल्यू को बता रहा है कि वैल्यू डे की वैल्यू क्या है। तो अगर डे की वैल्यू 1 होती तो केस 1 आ जाता, जो कि नहीं है, तो ये फेल हो गया, तो यहाँ पे मंडे नहीं आएगा। और जैसे ही अगर जो भी चॉइस आएगी, जो चॉइस हो जाएगी, वहां पर उसके आगे ब्रेक लग जाएगा। अब डे की वैल्यू 2, हाँ जी हाँ, केस 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे, जो कि ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा, तो यहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे तो हम लोगों ने केवल 2 ही डे चेक करे, हम चाहते तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक कर लेते हैं। तो हम लोग डे की वैल्यू जो है कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग डे की वैल्यू 7 तक चेक कर सकते थे या 6 भी कर सकते थे, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर डे की वैल्यू 7 होगी तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, वो इनवैलिड आएगा आंसर। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास वो सारी पॉसिबिलिटी अवेलेबल हैं जो कि एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर होती हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। और स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग जो है जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कौन सा जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट। मैं सारी बातें बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लिख लो अपनी कॉपी में, इसलिए जब भी क्लास लिया करो हमारी, खासतौर से मेरी क्लास लिया करो, तो पेन पेंसिल लेके बैठा करो, पेपर पे लेके बैठा करो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना लूप स्टेटमेंट, और पहला लूप है हमारा फॉर लूप। अब यहां से हम लोग जो है लूप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब देखो हमारे 3 लूप हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। फॉर लूप बहुत ब्रीफ पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा दोबारा से यहाँ पे ध्यान दे लें। फॉर लूप हम लोग कब यूज करते हैं? फॉर लूप हम लोग तब यूज करते हैं, या कोई भी लूप हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें किसी काम को बार बार करना है। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर हम लोग 3 चीजें ध्यान देते हैं। पहला तो इनिशियलाइजेशन, यानी कब से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा। कंडीशन, कब तक काम करना है। ठीक है, तो आपको कोई काम रिपीट करना है, कब से स्टार्ट करना है, कब तक करना है, और हर काम को करने के बाद या तो वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। मान लो अगर आपको वैल्यू आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे, वेरिएबल की वैल्यू आई को 1 को बराबर रखोगे, आई को लेस देन इक्वल टू 10 रखोगे, या फिर हाँ लेस देन इक्वल टू 10 रखोगे, और उसके बाद आई की वैल्यू को बढ़ाओगे। ये तीनों काम जो है हम लोग इकट्ठे एक साथ करेंगे, एक ही बार में करेंगे तीनों के काम, और इसको हम लोग दे देते हैं फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप में 3 चीजें होती हैं। पहला तो काम कब से स्टार्ट करना है, काम कब तक करना है, और काम करने के बाद वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, बस इतना ध्यान देने वाली बात है। एक एग्जांपल दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आई की वैल्यू 5 बार प्रिंट करनी है, 1 2 3 4 5, तो आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी? 5 तक चलेगी, और हर बार वैल्यू को कम करना है। ठीक है, ये तो था जब हम लोग वैल्यू 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहे हैं। हम लोग चाहें तो बैकवर्ड भी कर सकते हैं, यानी 5 से 1 तक भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में वैल्यू जो है आपकी माइनस माइनस में होगी, और आपकी कंडीशन जो है ये यहां पर कंडीशन तो भैया वो ये रहेगी, आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहां पर वैल्यू को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 1 से नीचे नहीं होनी चाहिए, या फिर 5 से ज्यादा, मतलब
जाहिर सी बात है 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। वैल्यू जो आई की वैल्यू जो है 1 के बराबर जब तक होगी, यानी एक तरीके से जब तक वैल्यू आई की क्या हो रही है, लेस देन इक्वल टू 1 है, बस। ठीक है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं उसको, या फिर हाँ सॉरी लेस देन नहीं होगी, यहाँ पर होगी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये होगी। ठीक है, बस काम हो जाएगा हमारा। जैसी वैल्यू 0 को टच करेगी हमारा काम वहाँ पे खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मुझे 5 से 1 तक प्रिंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा फॉर को, मैं फॉर को लिखूंगा आई इज इक्वल्स टू 5, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, बस इतना काम हो जाएगा मेरा। उसके बाद मैं इसको अब देख लेना, इसका लॉजिक जो मैं लिख रहा हूँ बहुत सही लॉजिक लिख रहा हूँ, यही होगा। ठीक, चलिए अगला बार करते। अगला जो हमारा लूप है वो है डू वाइल लूप। बेटा अगर वीडियो को आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना भूला करो, आप लाइक नहीं करते हो, और लाइक से हमारी टीम को बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे को भी कोई लोग जो है बच्चे जो है पसंद करते हैं, हम लोग उनके लेक्चर्स को, मतलब हमारे लेक्चर्स को बच्चे पसंद करते हैं। अब अगला है हमारा वाइल लूप। देखो वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप क्या करता है, अगर हमें कोई काम को बार बार करना है, ठीक है, बट इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग वैल्यू को पहले ही इनिशियलाइज कर देते हैं, हम लोग वाइल में केवल कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, और उसके आगे के स्टेटमेंट में उसको इंक्रीज करना डिक्रीज करना ये लिखते हैं। ठीक, तो केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर वाइल और फॉर लूप में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, फॉर के अंदर मैं सारी चीजें प्रोवाइड कर देता हूं पहले से ही कि वैल्यू कब से इनिशियलाइज होगी, वैल्यू कब तक चलेगी और वैल्यू कब तक बढ़ेगी। बट हम लोग जो हैं फॉर के अंदर, जब वाइल हम लोग देखते हैं, वाइल के अंदर वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती है, वाइल के अंदर जो है वैल्यू फिक्स नहीं होती, इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड, इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इसके अंदर केवल एक बड़ा इसका जो फॉर से जो अलग है, पहले तो आपने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे किसी भी काम को इनिशियलाइज हम लोग जो है वाइल लूप से पहले करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज यहाँ पर करते हैं। उसके बाद देखो ये स्पेलिंग गलत है, इनिशियलाइज की स्पेलिंग ही होती है, इनिशियलाइज ये वाली होती है। ठीक है, ये गलत है। पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करते, काम को कब से स्टार्ट करना है, काम को स्टार्ट करना है 1 से, कब तक करना है, वाइल के अंदर केवल हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के बाद जो हमें काम करना है उसको टास्क को करते हैं, और वैल्यू को फिर हम लोग जो है इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, बस ये काम करना होता है। दोनों में केवल ये डिफरेंस होता है, फॉर में ये सारे काम जो होते हैं इकट्ठे एक साथ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये हो गया कि फॉर के अंदर मेरे को पहले से पता होता है कि वैल्यू मेरे को कहां तक लेके जानी है, जो कि मुझे वाइल में नहीं पता होता। ठीक है, क्लियर है। अब देखो डू वाइल के अंदर क्या होता है, डू वाइल में बेटा एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि कम से कम आपको एक बार तो ना काम करना ही पड़ेगा, कंडीशन बाद में चेक होगी, तो पहले डू उसके बाद वाइल। ठीक, तो कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट आई इज इक्वल टू 5, डू console.log i, इसका मतलब ये है कि ये काम होगा ही होगा, ये टास्क है, ये टास्क होगा ही होगा। उसके बाद वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज किया आपने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, उसके बाद आपने टास्क किया, फिर आपने वैल्यू को इंक्रीज किया और डिक्रीज किया। ठीक है, डिक्रीज स्पेलिंग क्या है भाई, डिक्रीज की वाली, डिक्रीज किया, उसके बाद आपने इसे कंडीशन चेक करी, बस ये। बस केवल क्या होता है ना, जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और डू वाइल में कम से कम एक बार तो आपका जो टास्क है वो कंप्लीट होगा ही होगा। तो ये सारी बातें हैं हमारी इसकी लूप की। अब आज का लास्ट टॉपिक जंप स्टेटमेंट। जंप के बारे में हम लोग ब्रेक के बारे में तो जा ही चुके हैं, बट इसको हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जंप स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का, उस फ्लो में ना जाकर हम लोग जो हैं एक अलग फ्लो में जाएं प्रोग्राम के। तो ब्रेक में क्या होता है कि जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं उस काम से हम लोग तुरंत स्टॉप हो जाते हैं, तो हमारा जो लूप से हम लोग बाहर निकल के आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ब्रेक स्टेटमेंट जब भी लगेगा तो उस लूप से हम लोग क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। याद रखिएगा, ब्रेक से एग्जिट होते हैं, कंटिन्यू से स्किप होते हैं, दोनों में अंतर है। एग्जिट का मतलब होता है आप लूप के बाहर निकल जाओगे, और स्किप का मतलब होता है कि उस इटरेशन को छोड़कर अगले इटरेशन पर चले जाओगे, इसका मतलब होता है स्किप का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
इसमें क्या कह रहा है ये कि ये 2 बार ब्रेक लग गया यहाँ पर, इसके ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। अगर i की वैल्यू 3 है तो ब्रेक, अदरवाइज प्रिंट। तो i पहले हम लोगों ने 1 प्रिंट किया, 1 से स्टार्ट करेंगे। ये कंडीशन तभी आएगी जब i की वैल्यू 3 होगी, बस, इसके अलावा कभी नहीं आएगी। पहले 1 हुआ प्रिंट कर दिया, 2 हुआ प्रिंट कर दिया, अगली बार i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी, कंडीशन चेक हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, i 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा यहां से एग्जिट हो जाएगा, पूरे लूप से एग्जिट हो जाएंगे हम लोग, पूरे लूप से बाहर निकल कर आ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारा केवल जो प्रिंट का काम है वो 1 से लेकर 2 तक काम करेगा। 3 4 5 6 3 4 5 प्रिंट नहीं होंगे, हम लोग लूप से बाहर निकल गए। तो जैसी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, इन दैट केस वी गो टू द आउटसाइड ऑफ दिस लूप। तो ये हमारा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। यानी इट मीन्स दैट हम लोग जो हैं उस पर्टिकुलर इटरेशन को पास करके अगले इटरेशन के ऊपर आ जाते हैं। सो जनरली करंट सिचुएशन में उस करंट इटरेशन को वी आर जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट एंड वी आर गोइंग टू द अनदर इटरेशन। सो इन दैट केस वी आर जस्ट यूजिंग द अनवांटेड वैल्यू, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक, वही पहले वाला है, ये बार बार ये इक्वल आ रहा है। 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, जैसी i की वैल्यू 3 होगी कंटिन्यू आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसको, इस वैल्यू को बाईपास करके अगली वैल्यू पे जाओ। तो अगली वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 आ जाएगा और 5 हो जाएगा। आपने देखा प्रिंट हम लोगों ने किया 1 2 4 5, और जब हम लोगों ने कंटिन्यू यूज किया, जब हमने ब्रेक यूज किया तो क्या प्रिंट किया, 1 2 ओनली। क्लियर है, बस इन तीनों में, दोनों में ये सबसे बड़ा आपका डिफरेंस है। तो आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके, ठीक है। मजा आएगा आपको करने में, बिल्कुल मजा आएगा। और एक एक करके लगभग 10 सवाल मैं लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें फॉर लूप भी है और इफ और ब्रेक का स्टेटमेंट हम लोग यूज करते ही हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट सम इज इक्वल्स टू 0, i is equals to 1, j is equals to 5, i is less than 5 and j is greater than equal to 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो हैं वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, पहले जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा हमारा, सम हो जाएगा 6। जब i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू क्या है, 4 है, तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 6 तो पहले है और 6 ऐड हो जाएगा, तो 6 प्लस 6, 6 कैसे सर, 2 प्लस 4, क्योंकि i और j की वैल्यू को ऐड कर रहा हूं ना, तो पहले तो 6 है ही, अब i और j की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। अगेन i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 3, सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 3 18। अब i इज इक्वल्स टू 4, j इज इक्वल्स टू 1, सम इज इक्वल्स टू 18 प्लस 4 प्लस, अच्छा यहाँ पे 4 की जगह पे 2 हो गया, सॉरी, क्या हो जाएगा 24। और i इज इक्वल्स टू 5 एंड j इज इक्वल्स टू 1, सम इज इक्वल्स टू 24 प्लस 5 प्लस 1 30। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 30। ओके, डन है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके का जो लॉजिक है, इसमें थोड़ा सा वीडियो बड़ा कर सकता हूँ, लेंथी कर सकता हूँ, चलो इसमें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आपको दिख जाएगा। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है, डन है, क्लियर है। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही हमारा जो है नॉर्मल जो है फ्लो है हमारे क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन करेक्ट आंसर भी है। देखो इस वीडियो को पॉज कर करके जहाँ इसका आंसर देखिएगा, आपको जो है बहुत अच्छा लगेंगे। और भाई हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी की कोई भी इंक्वायरी है तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है वो स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2। देखो ये सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है। ये बार बार मैं यहाँ पे इक्वल टू ये वाला, अच्छा इसमें
काम वो करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। देखो सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें क्या है ना, आई की वैल्यू तो जीरो है, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है। लेट आउटपुट, कुछ भी हमें क्या करना है, ये आउटपुट की जो वैल्यू है ना, ये आउटपुट जो है ये हमारा एक तरह का स्ट्रिंग टाइप का है। कैसा स्ट्रिंग टाइप का है, आई इज लेस देन 3, लेस देन 3, तो आउटपुट हमेशा उसमें ऐड हो जाएगा। बट अगर आउटपुट हमारा, इफ हमारा जो है 1 के बराबर आ जाता है तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जीरो है, जीरो है, तो आउटपुट हमारा जो है, ये जो प्लस साइन है ये ऐड नहीं करेगा, ये इसे कॉन्केनेट कर देगा। क्या कर देगा, कॉन्केनेट कर देगा, ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्केनेट कर देगा। तो पहले जीरो आएगा, और जैसी आई की वैल्यू हमारी जो है 1 होगी तो उसे क्या करेगा, तो सम आउटपुट जो है हमारा जीरो के अंदर जो है केवल यहां पर इस तरीके से आ जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसी आई की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 2 तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो प्रिंट कराना, तो प्रिंट आउटपुट आएगा 0 1, केवल 0 1। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोलेंगे सर 0 + 1 में तो ऐड होके तो 1 आएगा, पर बेटा आपका जो आउटपुट है ना, ये वाला जो प्लस वाला साइन है, ध्यान देने वाली बात है, जरा समझिएगा। आपका प्लस प्लस की तरह तभी काम करता है जब आपकी वैल्यू जो होती हैं वो अर्थमेटिक हो, अर्थमेटिकल हो, यानी 0 1 2 3 4 इंटीजर टाइप की हो, इंटीजर टाइप की हो। बट अगर आपका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का, वो स्ट्रिंग से कैसे पता पड़ेगा मुझे, यहां से पता चल जाएगा, यानी इस तरीके से पता पड़ जाएगा। ब्रैकेट मैंने डबल कोट में उसे डाल दिया, तो आउटपुट आपका जो है वो स्ट्रिंग टाइप का, ये आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। आउटपुट को अगर मैं यहाँ पर 0 शो कर देता, अगर मैं इस आउटपुट को यहाँ पर 0 शो कर देता यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होता कि मुझे ऐड करनी है वैल्यू, तो 0 + 1 करके वो 1 कर देता। पर अगर मेरा स्ट्रिंग टाइप का मेरा वेरिएबल है, इन दैट केस उसके आगे जो है उसको ये ऐड कर देगा, 0 1 कर देगा, दैट्स इट। क्लियर है, तो 0 1 जो बी करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। डन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसको, क्या आता है। तो इसमें लेट, पहले तो ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 है, काउंट की वैल्यू 0 है, डू काउंट प्लस प्लस। तो जैसे ही काउंट प्लस प्लस किया तो 0 से वैल्यू क्या हो गई, काउंट की, यहां पर क्या हो जाएगी, काउंट की, काउंट की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी काउंट की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 1, ठीक है। फिर x इज लेस देन 5, और x तो ये कंडीशन तो फेल हो गई, ये कंडीशन तो फेल हो गई। प्रिंट कर दो काउंट की वैल्यू, क्या काउंट की वैल्यू 1 है, तो क्या प्रिंट आएगा, b आ जाएगा। इसलिए कम से कम एग्जीक्यूशन होगा एक बार, क्यों होगा, आपका लूप कैसा है, आपका लूप है डू वाइल टाइप का, याद रखना कैसा है, डू वाइल टाइप का। इसलिए कम से कम एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज मार्क बी इज इक्वल टू बी, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। लेट सी इक्वल टू 0, ठीक है, आई की वैल्यू 1 से लेकर आई की वैल्यू 3 तक, 1 से लेकर आई की वैल्यू 3 तक, ठीक है, मतलब ऐसे लिखता हूं, आई की वैल्यू 3 तक, जे की वैल्यू 1 से लेकर जे की वैल्यू 2 तक, ठीक है। सी प्लस प्लस, सी को हम लोग ले रहे हैं, तो जब कैसे होगा, जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1 है, फिर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 2 है, कैसे रन करेगा, तो ये हो गया 2 बार। जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 2 है, अगेन 2 टाइम्स। आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 2 है, अगेन 2 टाइम्स। तो 2 2 और 2 तो कितना हो गया, 6 टाइम, कितना हो गया, 6 टाइम। तो इसमें जो आउटपुट आएगा, व्हाट इज द आउटपुट, तो यहाँ पे लॉग सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कब तक ऐड होगी, क्योंकि ये जो सी प्लस प्लस है ये सी प्लस प्लस सी 6 बार आएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा डी की वैल्यू 6। अब आप बोलोगे सर सी तो ऐड हम लोग बढ़ा ही नहीं रहे,
सी को तो वैल्यू 0 है, तो सी प्लस, बेटा ये जो सी प्लस प्लस का मतलब होता है सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, ये होता है। तो हर बार वैल्यू जो है आपकी एक एक बढ़ती जाएगी। और आपके जो लूप है, बाहर वाला लूप 2 बार रन करेगा, अंदर वाला लूप आपके 3 बार, सॉरी बाहर वाला लूप आपका 3 बार रन करेगा, अंदर वाला लूप 2 बार रन करेगा। तो टोटल मिला के कितने लूप हो गए? 6 लूप हो जाएंगे आपके। 6 टाइम जो है ये एग्जीक्यूशन होगा आपका, इसलिए आपकी जो वैल्यू है वो 6 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ट्रिकी है, पर क्वेश्चन में दिमाग लगेगा आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, ट्रिकी है। ठीक है, टफ में और ट्रिकी में अंतर होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5वां। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। और ये सवाल हम लोगों ने आपके लिए स्पेशली क्रिएट किए हैं। लेट रिजल्ट, ये देखो रिजल्ट कैसा है, ये जो रिजल्ट है ना बेटा, ये स्ट्रिंग टाइप का है। कैसे पता चला मुझे स्ट्रिंग टाइप का है? अगर यहाँ पे 0 होता तो इंटीजर टाइप का होता। यहाँ पे जो है मैं ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ उसको। आई की वैल्यू 1 है, आई इज इक्वल टू लेस देन 5 है, आई प्लस प्लस। अगर आई की वैल्यू 2 से डिवाइड होती है तो कंटिन्यू कर दो, तो देखो रिजल्ट प्लस इक्वल टू, तो यहां पर बेटा रिजल्ट होता ना, ये होता 0 1 2 3, अच्छा 0 नहीं होता, 0 नहीं होता क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 ये प्रिंट करना था उसको। बट जब भी वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है उन वैल्यू को हटा दो, क्योंकि उन वैल्यू को तो हम लोग ले ही नहीं रहे हैं रिजल्ट में, क्योंकि यहां से हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यू के पास चले जाते हैं। तो यहां पे वैल्यू आएंगी हमारी कैसी? 1 3 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, डन है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देख लेते हैं। बस ध्यान देने वाली बात है, यहां पर आई प्लस प्लस है, यानी ये वैल्यू को पहले एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बाद बढ़ा रहा है। तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 रहेगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो आई की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी? आपकी आई की वैल्यू जो है वो, फिर आपकी आई की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 भी आनी चाहिए। ठीक है, और आपको लॉग आई यहाँ पे प्रिंट भी करना है आपको। कब तक ये प्रिंट, कब तक करेंगे आप? कंडीशन तब चेक कराएंगे इसको। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर विल प्रिंटेड, ये आपको बताना है। कितनी बार ये नंबर प्रिंट होंगे आपको ये बताना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ पर आपका जो एक नॉर्मल फ्लो है, ये जो नॉर्मल फ्लो है, सबसे पहले जैसी वैल्यू होगी तो 0 से बढ़कर ये वाली वैल्यू पहुंचेगी नहीं, सीधा 1 पे आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, और जैसे 3 आएंगे तो बस तीनों जो है हमारा जो है काउंट हो जाएगा और काम हो जाएगा। और जैसे ही हमारी आई प्लस ये 4 ये हो जाएगा, ये कंडीशन जो है फेल हो जाएगी, ये कंडीशन जो है वो फेल हो जाएगी। तो केवल आपके 3 नंबर प्रिंट होंगे। तो बी की वैल्यू, आपका जो आंसर है वो बी आएगा। डन है 3 पर। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। ये अच्छा सवाल है। आई की वैल्यू 1। ठीक है, कब तक रन करेगी ये मतलब नहीं है, वो पहले 1 प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा जैसे ही वो आपकी वैल्यू 3 लेके आएगा। तो व्हाट इज़ द आउटपुट? आपका आउटपुट होगा यहाँ पर जो है कंडीशन मिसिंग है उसमें, वैसे कंडीशन मिसिंग है, बट ध्यान देने वाली बात है कंडीशन मिसिंग तो है, कंडीशन तो मिसिंग है। और देखो वैल्यू है तो देखो इनिशियलाइज हम लोग पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कंडीशन मिसिंग है, बट एक कंडीशन हम लोग चेक करें कि आई की वैल्यू जो है जैसी 3 होती है तो ब्रेक लग जाए, ब्रेक लग जाए। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? पहले 1 प्रिंट करेगा, 1 तो प्रिंट करेगा नहीं, सीधा जो है 3। अब आई की वैल्यू जो है जब ब्रेक करेगा तो आई की वैल्यू 3 होगी, तो सीधी जो वैल्यू है लास्ट में वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट आपका 3 आ जाएगा। बस कंडीशन मिसिंग है, बट ये कंडीशन जो है ना आपके ब्रेक के लिए काम कर जाएगी। वहां पे उस कंडीशन को हम लोग आई की वैल्यू जैसे 3 होगी ब्रेक कर देंगे, तो वो कंडीशन काम कर जाएगी। तो आई की वैल्यू जो क्या है लास्ट में 3 होगी, दैट्स इट। और अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 4 लगता तो यहाँ पे वैल्यू जो है 4 प्रिंट होती। क्लियर? चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 8वां। अच्छा सवाल है 8वां, यहाँ देखिएगा। एस इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई की वैल्यू 0 तक जानी चाहिए। और कितनी जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए? हर बार आई की वैल्यू जो है -2 हो रही है। ठीक है, पहले 5 हुई, फिर 3 होगी, फिर 1 होगी। तो कितनी बार ऐड होगी, कितने बार ऐड होगा? सम की वैल्यू पहले 5 है, 0 + 5, फिर अगली बार 5 + 3,
हर बार 2 से कम हो रही है। और फिर अगली बार जब आई की वैल्यू जो है 8 + 1 9 हो जाएगा। ये तब है जब आई की वैल्यू जो है 5 है, ये तब है जब आई की वैल्यू 3 है, और ये तब है जब आई की वैल्यू 1 है। हर बार 2-2 से कम हो रही है, ये ध्यान रखना, हर बार 2-2 से कम हो रही है। आई माइनस माइनस नहीं है, आई इजिकल्स टू आई माइनस 2 है इसका मतलब। तो करेक्ट आंसर क्या है, 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, क्या कर देंगे, सीधा करेंगे 5 हो रही है, फिर 4 हो रही है, फिर 3 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 1 हो रही है। कितना, 5 4 + 9 9 + 3 12 12 + 14 12 + 14 14 + 15 15 करेक्ट आंसर है। ये गलत हो जाएगा। 5 की वैल्यू बेटा आपकी कम हो रही है, 5 4 3 2 1 नहीं जा रही है, आपकी वैल्यू जा रही है 5 3 1, क्योंकि आप 2-2 बार कम कर रहे हो। क्लियर है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो काउंट का यहाँ पर बड़ा अच्छा वो है, जरा देखिएगा कैसे कैसे हम लोग करेंगे। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, जे की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, और जे की वैल्यू भी 1 से लेकर 3 तक। और याद रखना, जैसे ही आई की वैल्यू जे के बराबर होती है तो कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, और काउंट के अंदर नहीं आना चाहिए, वो हमारा जो है वो काउंट के अंदर जो है वो नहीं आना चाहिए। ठीक, अब देखो इस केस में जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी और जे की वैल्यू 3 होगी। जब आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू भी 1 होगी, जे की वैल्यू भी 2 होगी और जे की वैल्यू भी 3 होगी। अब इसमें अगर आपका नॉर्मल फ्लो होता तो काउंट जो है वो 3 बार ये देता, 3 बार ये देता, 3 बार ये देता, तो 9 देता। बट यहाँ पे 9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमें उन केसेस को हटा देना है जब आई और जे की वैल्यू इक्वल है। कौन कौन से केस हैं ये, एक तो ये वाला केस है, एक आपका ये वाला केस है, और एक आपका ये वाला केस है। तो केवल हमारे ऊपर के 2 हैं, नीचे के 2 हैं और नीचे के 2 हैं, तो 2 2 2 कितना हो गया, 6 हो गए। तो 6 जो है आपकी काउंट की वैल्यू आएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में आपके पास अगर आप गलती से बेटा 9 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। हमें उन केसेस को हटा देना, क्योंकि हम लोगों ने जहां पर भी आई की वैल्यू जे है उनको कंटिन्यू से स्किप कर दिया है। तो उस केस में करेक्ट आंसर आपका 6 है। क्लियर है, तो प्लीज मार्क 6 एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो और द डे। तो I is equals to 1, J is equal to 5, I is less than 5, J is greater than 1, I plus plus, J minus 1 is log IJ। क्या होगा आउटपुट, आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पर वैल्यू जो है हर बार बढ़ रही है और कम हो रही है, लास्ट में वैल्यू जो है हमारी क्या रह जाएगी हमें बताना है। तो अगर आप क्वेश्चन के नेचर को देखो कि आई की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, आपकी वैल्यू आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, और जे की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट टाइम में देख लेते हैं भाई, फर्स्ट टाइम में क्या वो करेगा। ठीक है, आई इज ग्रेटर, आई इज लेस देन 5, आई इज लेस देन 5 एंड जे इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सिंपल। तो अब आई की वैल्यू जब पहले 1 से होगी, जे की वैल्यू जो है आपकी 5 होगी। ठीक है, अब यहां पर जैसी वो आएगा तो आई की वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी 2, और जे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 से 4। ठीक है, क्लियर भाई, सही है, सही बात है। फिर ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू को 3 करेंगे और जे की वैल्यू को भी 3 करेंगे। फिर ऊपर जाएंगे, फिर आई की वैल्यू को क्या करेंगे, 4 करेंगे, जे की वैल्यू को 2 करेंगे। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे जब आई की वैल्यू हमारी 4 और 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये जो है ना ये फाइनल आ जाएगा, ये फाइनल आ जाएगा हमारे पास। अब आई की वैल्यू ना 5 नहीं हो सकती, जैसी मोमेंट में आई की वैल्यू 5 होगी, 5 होगी जैसे ही, और जे की वैल्यू जो है 1 होगी, ये कंडीशन जो है फेल हो जाएगी, ये कंडीशन जो है आपकी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो
तो करेक्ट आंसर जो है आपका लास्ट में जब आपका कंसोल होगा वो आपका जो है आपका प्रिंट कर देगा 42 को, वो क्योंकि ये लास्ट में आपको प्रिंट भी करनी है वैल्यू। ठीक है, तो लॉग आई जे जो है आपको, अब देखो आई की वैल्यू 5 है या 4 है, क्योंकि ये कंडीशन फेल आपकी तभी होगी जब आई की वैल्यू आपकी 5 हो गई है और जे की वैल्यू 1 हो गई है। ये फेल हो गई है, ये फेल हो गई है, ठीक है, तभी तो कंडीशन फेल हो रही है। समझे मेरी बात को आप? तो आप जो है इसके अंदर एंटर ही नहीं करोगे। देखो देखो आप जरा समझो, आप आई की वैल्यू जब 4 है तो 4 इज लेस देन 5, सही है, और जे की वैल्यू जो है आपकी 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। आपने इनको प्लस प्लस भी कर दिया, आपने आई की वैल्यू को 4 भी और फिर से 5 भी कर दिया, और जे की वैल्यू को 1 भी कर दिया। तो अब लास्ट में आपके पास जो कंसोल में जो वैल्यू है मूवमेंट में आई की वैल्यू 5, तो यहाँ पर फिर ये और उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो कंसोल में लास्ट में आंसर 4-1 आना चाहिए या 4-5-1 आना चाहिए, 4-2-1 आना चाहिए। ये आंसर आप मुझे बताओगे यूट्यूब पे लिख के। वैसे मैंने अब तक हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन पूछा है, किसी बच्चे ने आंसर मुझे अभी तक लिख के नहीं दिया है। सुनते ही नहीं है ना, सुनते नहीं है भैया। जो फ्री में मिल रहा ले लो, भाड़ में जाए टीचर, भाड़ में जाए कोचिंग, या भाड़ में जाए हम, ठीक है। हमें आंसर नहीं देना, इसका आंसर मुझे लिख के बताओगे आप कि क्या होगा, ए होगा या बी होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ए और बी में से दोनों में से एक करेक्ट आंसर है, और मैंने लॉजिक भी बता दिया आपको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप मुझे लिख के बताओगे कि ए होगा सर 10th का, बी होगा सर 10th का। अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो भैया अभी तक अगर आप वीडियो तक बने हुए हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने हमारा जो वीडियो है डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक करिएगा। इतने बढ़िया क्वेश्चन आपको कोई नहीं देगा, ये गारंटी आपके एग्जाम के लिए। और जितने ही बच्चे बोलते, ये कोचिंग वाले बोलते हैं ना कि हम ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे, पागल बना रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और ये कह रहे हैं ना कि लास्ट में इतना करके इतना कर लेना सब हो जाएगा, अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, अगर आप ना केवल किसी के वीडियो के यूट्यूब के फोकस में रहोगे कि केवल यूट्यूब से हम लोग पढ़ के निकल जाएंगे, गलती है। वो केवल अपना व्यू बढ़ा रहा है, अपना पैसा बना रहा है, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा कोर्स ले लो, जिसका भी कोर्स लो, परचेज करो और उसको देखना स्टार्ट कर दो प्रॉपरली। और अब मेरे वीडियो कंटेंट अगर हमारी टीम के अच्छे आपको लग रहे हैं ना, आप डेफिनेटली बीएसआई एकेडमी से जुड़ोगे, ये मुझे गारंटी, मुझे पता है। अरे भाई मैंने 5 टाइम्स जीआरएफ क्वालिफाई किया यूजीसी नेट का यार, बच्चे को मैंने प्रोफेसर तक पहुंचाया है। ये तो आपका आईटीआई टीओ का एग्जाम है, ठीक है। तो मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं क्योंकि हम लोग प्रोफेसरों को पढ़ा के निकले हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। बट ध्यान देने वाली बात है कि जो आपके केवल व्यू को लेके बोले आपको कोर्स पर, अगर कंटेंट अच्छा लगे मत लेखा करो, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कोर्सेज तो ऑलरेडी सेल होते हैं, आपका नहीं, आप नहीं लोगे कोई और लेगा। बट ध्यान देने वाली बात है कि अपने टाइम का यूटिलाइज करो। आपके पास मुश्किल से अब 25 दिन रह गए हैं, 25 दिन है, 25 दिन में कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। हमारा तो ऑलरेडी कोर्सेज जो है कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी हम लोग जो रिवीजन तक पहुंच चुके हैं, है ना। और वीडियो को बोला है मैंने, आंखें बंद करके देखना स्टार्ट कर दो आप, जो जो मैं पढ़ाया मैंने कंप्लीट। सर ये कैसा, डाउट का समय नहीं है आपका। अब आप तो जितना खुद कर सकते हो ना करो, बस मैं आपको बच्चों को यही बोलता हूँ कोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में एक और नया टॉपिक मैं आपको लेके आऊँगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।